एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका गुरप्रीत सिंह संधू। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अर्जुन शर्मा। शर्मा जी, जैसे आपको मालूम है कि हमने दिवाली वाले दिन 2 दिन पहले अभी चैनल शुरू किया है, जी। तो उसमें बहुत सी ढेर सारी उम्मीदें भी हैं हमसे, बहुत सारी बधाइयाँ भी आ रही हैं, बहुत से ऐसे दिलचस्प कमेंट भी आए हैं जो ना कि हमें ऊर्जा दे रहे हैं बल्कि हमें कुछ चुनौतियाँ भी दे रहे हैं। कुछ हमें संभल कर चलने की जो है वो उसके भी चेतावनी भी देने लगते हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे आज पंजाब की, उनकी बात करेंगे हम, वो साझा करेंगे दर्शकों के साथ जरूर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की एक संजीदा खबर के बारे में। बहुत गंभीर खबर है कि एक एक्स डीजीपी हो पंजाब के, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है और बात क्या निकल के सामने आती है कि उन्होंने खुदकुशी की है और उसके पीछे कारण है नशे का। वो डीजीपी, एक्स डीजीपी खुद सामने आते हैं मीडिया के और आकर जो वार्तालाप करते हैं उसे सुनकर बहुत से लोगों को माथे जो है वो ठनक जाते हैं, बहुत से लोग सुन्न हो जाते हैं दिमाग। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को उनके साथ रिलेट करके पंजाब को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंजाब में ये नशे की समस्या कहाँ तक पहुँची हुई है। तो इसके लिए अर्जुन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा जी के जो त्रासदी है, उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, उनके बेटे की मृत्यु हुई है और उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है फैमिली के ऊपर, तो कैसे देखते हैं उसको? ये बात शुरू करने से पहले मैं अपने पाठकों के साथ, अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नौजवानी का जो नुकसान हो रहा है, जो हमारी आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो नशे की बदौलत है, नशे की वजह से है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये दावे किए कि हम नशे को 1 हफ्ते में छुड़ा देंगे, 1 महीने में ठीक कर देंगे। मौजूदा सरकार ने तो आने से पहले ये दावा किया था कि पंजाब जो है उसमें नशे नाम की कुछ चीज़ ही नहीं रह जाएगी। लेकिन इनको सप्लाई करने वालों के हाथ बहुत लंबे हैं, तारें बहुत दूर से आती हैं और बहुत प्रभावशाली लोग शायद इनके पीछे हैं, जो आज तक सरकारों की ये कोशिशें जो हैं वो नाकाम ही नज़र आती है। और उन चीज़ों का, उन ड्रग्स का समाज पर क्या असर होता है हमने बहुत जगह देखा है। कहीं एक बहुत सुंदर और अमीर घर की दिखने वाली और नौजवान लड़की नशे में अपने कपड़े फाड़कर एक पार्क में बैठी है, या नशे की हालत में और उसकी अधिकता के चलते एक अमीर ज़्यादा आता है और वो गोली चला देता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, वो उसका सामान तोड़ देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं। ये चीज़ें तो समाज ने देखी हैं। और इसके साथ साथ एक एंगल हम भूल रहे थे कि परिवार भी उनको भुगतते हैं। और परिवार कैसे भुगतते होंगे, परिवारों की क्या मानसिकता बन जाती है, परिवार कितने मजबूर और कितने असहाय हो जाते हैं। ये इस ड्रग्स की जो कहानी है, इसके पीछे की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई डीजीपी हो या कोई आम आदमी, जी, ड्रग्स की वजह से जो औलाद की तरफ से समस्या आती है, उनके दर्द का रिश्ता जो है वो एक ही जैसा। सही बात। 4 दिन पहले ये खबर आती है कि डीजीपी रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जो कि अपने कार्यकाल में बहुत सख्त अफसर माने जाते रहे, बहुत ईमानदार अफसर माने जाते रहे, उनके बेटे ने सुसाइड कर ली। और उसके साथ ही ये खबर आती है कि बेटे ने कुछ महीने पहले, लगभग 40-42 दिन पहले, एक वीडियो शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे कि जो मेरे पिता हैं
उनके मेरी वाइफ के साथ संबंध है और मेरे घर में कोठा चलता है जिसमें कोई भी आ सकता है। और इतना घिनौना इल्जाम जिन पेरेंट्स पर उस बच्चे ने लगाया था, उस बच्चे की जो माँ है श्रीमती मोहम्मद मुस्तफा जो है, रजिया सुल्ताना उनका नाम है जी, वो मलेरकोटला से कई बार विधायक रही हैं जी, और मंत्री भी रही हैं पंजाब में। उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा खुद डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। उनका एक ही बेटा था, एक बेटी और एक बेटा। और उस बेटे की जो बनाई गई वीडियो थी वो उसने खुद ही डिलीट कर दी थी, लेकिन कुछ जो परिवार के शुभचिंतक होते हैं वो ऐसी चीजों को डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो इस मौत के तुरंत बाद मलेरकोटला के, चूंकि ये रहने वाले हैं, तो वहीं के एक आदमी शमसुद्दीन नामक व्यक्ति ने, जो कि किसी विधायक का पीए भी रहा है और उसके और भी बहुत सारे अपने अच्छे बुरे रिकॉर्ड हैं, उसने ये शोर मचाया कि इस लड़के की हत्या की गई है क्योंकि लड़के ने अपने बाप पर इतना इल्जाम लगाया था। और वो बात बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्स डीजीपी से जुड़ी बात होने के कारण मामला बहुत फैला। और यहां तक कि एक और वीडियो भी मिली जिसमें उस लड़के ने लगभग 7 या 8 दिन पहले बोला कि मैंने जो कुछ बोला था पहले वो नशे की हालात में, मेरी मानसिक अवस्था बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उनके बारे में क्या बकवास कर गया, क्या वाह यार सोच के बोल गया, ये मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। नशों ने मेरे दिमाग पर गहरा असर डाला है। कृपया उस पहले वाली वीडियो जो है उसमें मेरी कही गई बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, मेरी भूल को माफ कर दें। तो ये भी वीडियो सामने आ जाती है जी। लेकिन शोर मचाने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से पुलिस, जो क्योंकि इनका दूसरा घर हरियाणा में था, पंचकूला में जी, तो पंचकूला में पुलिस जो है वो दोनों पक्षों को सुनकर मामला दर्ज कर देती है। अब एक एक्स डीजीपी के पे भी एक एफआईआर हुई है, उसकी फैमिली में भी एफआईआर हुई है, उसकी लड़के की वाइफ में भी एफआईआर हुई है, सिट बन गई है। और वो एक्स विधायिका साहब है, उनकी भी एफआईआर हुई है, सिट बन चुकी है। और इसका जांच करने की जो ओपन पेशकश है वो आज डीजीपी साहब ने खुद की। मोहम्मद मुस्तफा ने कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल के साथ बात करते हुए ये कहा कि जो भी जांच करनी हो आप कीजिए, मैं आज तक इसलिए खामोश था कि मेरा एक ही पुत्र जो था वो इस दुनिया से रुखसत कर गया, चला गया, लेकिन आज मुझे इसलिए ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो 2006 से कैसे लाइट ड्रग से शुरू हुआ, कैसे सिगरेट में डालने वाले छोटे मोटे जो दवाई होती है जिससे शरीर थोड़ा सा रिलैक्स करता है कॉलेज के टाइम पे, उसमें इन्वॉल्व होता 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 कहां से कहां पहुंच गया। और मौजूदा दौर में वो आइस तक लेने लगा था जिसने उसके दिमाग, उसके विचार और उसकी सोचने समझने की शक्ति को खा लिया था। उन्होंने बताया कि कितनी बार मैंने, इसने घर में जब दंगा किया, माँ की टांग तोड़ दी, बीवी को मारने तक पहुंच गया, मारने ही लगा था, मेरे बेडरूम में आके उसने सिक्योरिटी शीशे तोड़ने की कोशिश की, तो मैंने बार बार वो पुलिस को बुला के इसको हवाले किया। फिर बार बार इसको हम उस सेंटर में भेजते रहे जहां पे इनका इलाज होता है, लेकिन बेटा है, माँ का रोना मुझसे नहीं देखा जाता था। और मैं उसको 7 दिन बाद, 10 दिन बाद जब थोड़ा सा उसको फर्क पड़ता था तो वापस गया था। लेकिन ये उसका अंत ऐसा होना था, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर में ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको हम लोग अपने आप पे जिम्मेवार मानते हैं, समाज के लिए हम काम करते हैं, तो हम उसको, अपने बच्चे को टैकल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, क्योंकि नशों के आगे सभी बेबस हैं, चाहे कोई डीजीपी हो चाहे कोई आम आदमी। तो शर्मा जी, आप तो काफी करीब से जुड़े रहे हैं ऐसे मामलों से। जी, निजी तजर्बे से भी और सामाजिक तजर्बे से भी।
आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जी जो ऐसे परिवार हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं। तो आप ने पहले बात किया है कि हाँ, आम आदमी हो या डीजीपी हो, एक जैसा दंश है, लेकिन उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या और क्या क्या हरकतें नशे वाले करते हैं जो परिवार को दुख देता है? जैसे मेरे को तो लगता है जैसे दो तरफ चक्की में, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, चक्की के दो पड़ों के बीच में, दो पटों के बीच में फंस जाता है परिवार ही फंसता कैसे है। कैसे देखते हैं आप उसको? परिवार ज्यादा दुखदाई हालात में होता है, जो नशा करने वाला वो होता है? देखिए, एक डीजीपी लेवल के आदमी का जो एक्सपीरियंस है, जी। वो इतनी ताकत रखते हैं कि जिसने उनके बेटे को नशा सप्लाई किया है उसको पकड़वा सकते हैं, और मुतवातिर पकड़वाते भी रहे हैं। लेकिन कभी भी एक एक्स डीजीपी की कंप्लेंट के बावजूद कभी भी उन लोगों तक हाथ पुलिस का नहीं पहुंच पाया जो लोग ये सप्लाई करते हैं। डीजीपी साहब बता रहे थे कि एक बार जब उसने आइस ली और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, तो मैंने उसके फोन से नंबर देखकर ट्रेस किया कि ये आदमी इसको देके गया है। मैंने उस बंदे के पीछे पुलिस लगाई, उसकी कंप्लेंट की, डीजीपी से बात की, उसके लिए डीएसपी की बकायदा ड्यूटी लगाई गई। वो बंदा पकड़ा गया, लेकिन उसके आगे नहीं पता चल पाया कि ये कहां से आगे। ये अर्जुन जी, जिस और दृष्टिकोण की आपने बात की ना, ये सबसे बड़ा एंगल है हमारी पंजाब की स्टोरी का। अगर एक डीजीपी और उसका परिवार इतना मजबूर है कि वो आगे नहीं पकड़ पा रहा है, तो आम व्यक्ति कहां से उम्मीद करेगा कि उसका जो परिवार को, जो उसके बच्चों को, उसके भविष्य को खराब कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा? ये बेबसी है, अजीब बेबसी है ये। इस आलम में ईश्वर करे कोई माँ बाप जो है वो ना फंसे। आपको पता होता है कि आपका बेटा जो बोल रहा है, आपकी औलाद जो बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ और बकवास है, लेकिन सुनने वाले जो कान होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जब देखकर इशारे करते हैं, तो माँ बाप जो है उनको ऐसे लगता है जैसे सारे बाजार किसी ने उनके कपड़े उतार दिए। ये एक ऐसी, मतलब आपको पता है कि आपका बच्चा जो बोल रहा है वो टोटल झूठ है, हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको उसकी बात माननी पड़ती है। आपको पता है उसके पैसे किस चीज के ले रहा है और इसने लगाने कहाँ है। उसकी बात का मानना या ना मानना तो अलग बात है, जो उसका समाज में सुनने वालों में मैसेज जाता है, वो आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में जब डीजीपी साहब के 20-20 गनमैन है, उनके घर में 4 नौकर होंगे, 4 नौकरानियां हैं, ठीक है जी, आना जाना लोगों का लगा रहता है। जिस घर में इस तरह का क्लेश होता है, जिस घर में पता ही नहीं किस वक्त क्या हालात बन जाने हैं, उस घर में आने जाने वाले जो लोग या जो उस घर से वाबस्ता लोग हैं, क्या वो आगे जाके बात नहीं करते होंगे? क्या वो समाज में इस बात को बताते नहीं होंगे? क्या गनमैन जो है वो रस ले लेकर बाहर जाकर बातें नहीं करते होंगे? उनकी तो बात छोड़ो, तो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो भी ऊंची आवाज में जब हम बोलते हैं, झगड़ा होता है, तो वो रस लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहां कोई किसी के साथ हमदर्दी दिखाने की बजाय कर कुछ नहीं पाता। डीजीपी साहब का इंकशाफ जो था उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने मलेर कोटला से बाहर 2 किलोमीटर बाहर जंगल में अपनी कोठी बनाई ताकि मेरे जो आस पास ना हो, ताकि मेरे घर की जो स्थिति है उसको ऐसे शरेआम तमाशा ना बन जाए। लेकिन आप देखिए ना कि ये नशे इतने खतरनाक हैं, ये नशे इतने गंभीर और इतने खतरनाक है कि ये इंसान का दिमाग, उसका जिस्म, उसकी जुबान, हर चीज अपने बस में कर लेती है। और उसमें बस में करने के बाद ये, अच्छा, नशेड़ी अपने बाप के रुतबे को जानता है, लेकिन वो बाहर जाके शायद शराफत से बात कर ले, लेकिन अपने घर में अगर वो चौधरी बनेगा, अपने घर में अगर वो हर परिवार मेंबर को गाली भी देगा, बुरा भला भी कहेगा। और डीजीपी साहब ने बताया कि मतलब बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है। इतने गंदे इल्जाम इस बच्चे ने लगाए कि हमारे गनमैन जो थे वो मुंह फेर के परे खड़े जा हो जाते थे कि ये साहब के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं इनका बेटा। लेकिन बेटा तो बेटा है। जब 7 दिन दूर रहा, माँ को लगा कि पता नहीं वहां खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, वहां कहाँ सोता होगा, तो वो फिर जाके ले आते थे। ये समस्या एक डीजीपी की या एक किसी बहुत बड़े एमएलए या एक किसी माँ की भी ये समस्या नहीं है, सभी माँ को ऐसा लगता है। समाज की समस्या है, समाज की समस्या है, ये हमारे समाज की समस्या है जी।
और इससे हमको सबक ये लेना चाहिए, डीजीपी साहब ने तो, उनके पास कई सबूत होंगे इस बात के कि उस बच्चे ने, उसका बैकग्राउंड कैसा था। अगर 10 बार पुलिस को उठवाया है तो कानून के जानकार होने के नाते 10 बार एप्लीकेशन भी दी होगी, वो भी पुलिस के रिकॉर्ड से मिल जाएगी। कई जिन सेंटर्स में उसको जमा कराया गया उन सेंटर की गवाही मिल जाएगी। इन पर तो कोई दोष नहीं आता, या ये परेशान नहीं होते पुलिस से, या एफआईआर का इनको नुकसान नहीं होता। लेकिन उनकी पीड़ा यह है कि एक तो बेटा था वो चला गया, एक ही था, और वो ऐसे हालात पैदा करके चला गया कि पता नहीं किस जुल्म का उसने उन पर बदला लिया, किस दोष की हमको इतनी बड़ी वो सजा देती चला। तो शर्मा जी, अगर हम नशे की बात कर रहे हैं, जहाँ डीजीपी के पद तक के जो लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी बात होगी, वो भी मजबूर हैं, तो वहाँ बचे हैं सियासतदान। सियासतदानों के, कुछ सियासतदानों को भी ये सेक तो जरूर लगा होगा, लेकिन बात यह है कि आम सियासी पार्टियां, जब इसकी नशे की बात होती है, पंजाब की बात होती है, तो आम लोगों का, जो पंजाब की लोकल पार्टी है, उनका तो ये कहना है कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? बदनाम किया जा रहा है या सचमुच पंजाब में कुछ ऐसी बात है? कितने फीसदी लोग हैं, कितने फीसदी परिवार हैं जो इससे प्रभावित आपको नजर आ रहे हैं? आप गांव में चले जाइए जी, आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये समस्या ना हो। कई कई मौतें हुई हैं, जवान मौतें हुई हैं इस तरह की, जी, जो इस बच्चे की हुई है। वैसे जवान मौतें हुई हैं, और जो लोग जिंदा हैं उन लोगों का जीना मुश्किल है, और जो इस रास्ते को छोड़ भी चुके हैं उनको जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स है वो जीने नहीं देते। ये शराब में और इस चीज में ये फर्क है कि शराब शाम को पी के सवेरे आप फ्रेश होते हैं, और 72 घंटे बाद आप उसके चंगुल से निकल जाते हैं, और साल 2 साल अगर आप छोड़े रखते हैं या कभी कभार उसका सेवन करते हैं तो वो लत जो है वो अपने आप छूट जाती है, और उसके विड्रॉल जो सिम्टम्स जो है वो कुछ और तरह के होते हैं जी, जो मैनेजेबल है। लेकिन इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी मैनेजेबल नहीं है, और इसका पीना भी मैनेजेबल नहीं है जी। दोनों ही स्थितियां बहुत खतरनाक है, और ये पंजाब के समाज की तरफ इशारा करता एक बहुत बड़ा केस है जी। इससे हमको समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये बेरोजगारी की वजह से या और समस्याओं की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से हताशा में लोग ऐसा काम करते हैं। जिन लोगों के पास परिवार का इतना सब कुछ है उनके बच्चे ज्यादा बेहतर थे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो हम पंजाब को आमतौर पे सियासी पार्टियां, जो लोग हैं दूसरे, वो तो उसको राजनीति करनी होती है तो उसको रोजगार से जोड़ देते हैं, उसको दूसरी चीज़ों से जोड़ देते हैं। लेकिन बात यह है कि डीजीपी की तो कोई समस्या नहीं थी ऐसी, उसका तो बच्चे को रोजगार दिलाने की कोई दिक्कत नहीं थी। एक्स एमएलए हैं, उसकी माता रही हैं सरकारों में, अच्छा मंत्री रही हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ऐसी दशा हो सकती है तो आम लोगों का क्या बनेगा? तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं जो इस वक्त पंजाब में सरकार मौजूद है। श्री भगवंत मान जी, आपने जिक्र उनका शुरू किया था कि उन्होंने दावा किया था हम खत्म कर देंगे। अब लगभग 4 साल तो मेरे को लगता होने वाले ही हैं। तो क्या लगता है, कैसे कारगुजारी देखते हैं? इससे पार्टी से कितनी उम्मीद बाकी बची है, और आने वाले समय में पंजाबियों के आगे क्या चुनौती है? कौन इसको पार करेगा? कौन इसकी नैया पार करेगा पंजाब? इसके लिए तो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री, और जिसके पास पार्टी की शक्ति भी हो जी, जिसके पास बहुमत भी हो, और जो पंजाब के बारे में दर्द सीने में रखता हो, वही आदमी इसका इलाज कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का, अपराधियों का राज चलता था, उनकी समानांतर सरकार चलती थी जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम वो समस्या यूपी में नहीं रही, और यूपी को उन्होंने इस तरह से अपराध मुक्त किया है कि बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई है। मैं मानता हूं कि समस्या कभी जड़ से नहीं जाया करती, और उनके कुछ ना कुछ जड़ें रह जाती हैं, उनके फूल पत्ते रह जाते हैं, कई जड़ें बहुत ढीठ होती हैं, वो कटे जाने पर भी उग जाती हैं। लेकिन कम से कम जो जंगल बन गया था जी, उसका तो सफाया हो गया है यूपी को।
जमीन के भीतर अगर कुछ है, मतलब वैसे ही इच्छा शक्ति वाला कोई वैसी ही इच्छा मुख्यमंत्री, शक्ति वाला वैसी ही पार्टी, जबरदस्त इच्छा शक्ति वाली पार्टी का उभार पंजाब में करना, बहुत करवाना जरूरी, बहुत जरूरी, लाजमी हो गया। बहुत जरूरी। तो अभी हम थोड़ा, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, कुछ लोगों ने हमें इस चैनल की शुरुआत पे, क्योंकि हम दोनों भाई एक तजर्बे से एक निकले हैं, और हमने ये कोशिश जो शुरू किया है, हमें ढेर सारी दुआएं मिली हैं और बहुत सी चुनौतियां भी हैं। तो हमारे जो कमेंट्स है वो आप कृपया आप बताएं कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं और कैसे कैसे माध्यम से आए, उसके बारे में क्या आपका मानना है? कमेंट्स, प्रतिक्रियाएं, सुझाव, नसीहत, बहुत कुछ मिला है जी, बहुत कुछ मिला है। जी, सबसे पहले तो हमारे मित्र शिवदेव सिंह ठाकुर, जी, जिन्हें दुनिया शिव जैमिनी के नाम से जानती है, जी, वो आजकल कनाडा में है। और अपने वक्त के हम लोग जब फील्ड में होते थे तो फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर जाने माने, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। जी, मुझे याद है कि अभी हाल ही में प्रेस क्लब, मीडिया क्लब की तरफ से हम दोनों को एक साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। उनकी प्रतिक्रिया ये आई है कि एक तरफा न्यूज से बचें, पाठक सब फैसले करते हैं, और कामयाबी जो मिलती है वो समय आने में मिलती है। एजेंडा क्या है, किसका एजेंडा क्या है, वो पब्लिक पकड़ने में आजकल उस्ताद हो चुकी है, इसलिए बहुत संभल कर काम करें। जी, अच्छी नसीहत है। ये अच्छी नसीहत उनकी तरफ से मिली है। जी, मैं शिव भाई आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, आपने हमारे लिए समय निकाल कर वो हमारा वीडियो देखा और आपने इस पर प्रतिक्रिया दी। तो आगे की प्रतिक्रिया, आगे हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जो जनक कहे जाते हैं या भीषम पितामह कहे जाते हैं, जी, अरुण शौरी साहब, जी, उनका भी मुझे संदेश आया है। जी, उन्होंने भी वीडियो देखी है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, अपने विशेष दिए हैं, और साथ में हमारी गलती निकाली है। और जैसे शौरी साहब ने ये गलती निकाली, वैसे ही हमारे मित्र बहुत सीनियर जर्नलिस्ट पुराना धर्मेंद्र तिवाड़ी, उन्होंने भी ये गलती निकाल के भेजी। और एक मित्र हैं धर्मेंद्र सोंधी साहब जी, उन्होंने भी इस गलती की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। आगे सतिंदर सिंह जी चंडीगढ़ से, विकास सूद जी होशियारपुर से, पुनीत मोदी जी और नमस्ते जलंधर वाले सज्जन जो है, उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, उनका धन्यवाद। नरेश गुप्ता पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने संधू साहब को और मुझे ज्वाइंटली विश किया है और आशा जताई है कि हम दोनों मिलकर काम अच्छा करेंगे। यूसुफ करमानी जी का भी, हाँ, यूसुफ करमानी जी ने भी अपना पूरा आशीर्वाद दिया है जी, और आप पर भी बहुत भरोसा जताया है जी। और पुराने सज्जन है हमारे। यहाँ अमर उजाला में जब 2000 में शुरू हुआ तो वो यहाँ जलंधर में सिटी चीफ थे जी, और मैं उनकी टीम में था जी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम भी मिलते रहे हैं, जानकार हैं, उनको पता है कि पत्रकारिता में हम क्या हमारी लिमिटेशन है और हम कैसे चलते हैं, तो उनकी भी उम्मीदें बरकरार हैं अभी हमारे ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि ये हम इन उम्मीदों पे खरा उतर। हाँ, किरबानी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनय पाल जैद है, अपने पुराने पत्रकार हैं साथी, उनको बाकी तो उन्होंने शुभकामना दी है, उनको एक बात बरकरार है कि हिंदी को आप राष्ट्रभाषा ना लिखिए, क्योंकि राष्ट्रभाषाएं बहुत सारी हैं। जी, वो मैंने कहा था, राष्ट्रभाषा मैंने कहा था, लेकिन ये बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा का अगर हम मीनिंग लें, जो मार्क्सवाद जिस विचारधारा से वो होते हैं, उस विचारधारा के हिसाब से तो यहाँ तो राष्ट्र भी बहुत है फिर तो उस हिसाब से फिर भी सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन फिर हमारा कहने का मतलब खाली इतना है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबसे बड़ी संपर्क भाषा है हमारे भारत में। विदेश में भी कहीं चले जाओ, आपको कोई और
लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज नहीं आती, आप इंग्लिश में इतने प्रवीण नहीं है तो आप हिंदी बोल के अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पंजाब में भी अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो पंजाबी लोगों को भी हिंदी समझ आती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय भाषा का अगर दर्जा दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चंडीगढ़ से प्रमोद कृष्ण खुराना जी जो बहुत बड़े मीडिया गुरु हैं जी, डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पे, एडिटर के तौर पे और फिर पीआर एजेंसी के हेड के तौर पे उनकी मीडिया जगत को बहुत बड़ी सेवाएं हैं। तो उनका सजेशन ये था कि आपने अपने बारे में तो बताया कुछ नहीं पाठकों को, नए पाठकों के पास आप जा रहे हैं, नया चैनल शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी पत्रकारिता की प्रोफाइल जो है वो तो कम से कम बताएं कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभव रखते हैं, उसकी ब्रीफ में जानकारी आपको देनी चाहिए। मेरे को लगता है कि अर्जुन जी जितने अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले हैं, जैसे जैसे इतने बड़े पत्रकारों ने, इतने गहर गंभीर लोगों ने हमें दुआएं दी हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रोफाइल अपने आप जनतक हो रही है। बाकी लोग समझदार हैं, वो अपने आप प्रोफाइल देख रहे हैं। हम लोगों का वक्त जो है ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत लंबा समय हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो इसमें हम ऐसी आपकी इजाज़त लेंगे अभी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे। शुक्रिया। आपके सहयोग के बिना ये चैनल चल नहीं सकता। आपका आर्थिक सहयोग और आपका नैतिक सहयोग हमको दोनों चाहिए। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। हमारा अगर कोई चीज़ पसंद आए तो उस पर कमेंट लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो मार्गदर्शन होगा उस पर हम चलेंगे और नीचे जो स्कैनर लगाया गया है उस पर, उसके माध्यम से आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।